नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप? अन्नू, निशा, सुजीत, विशाखा, अंकित, देव सिंह, शिवम, मनीष, सभा, राजेंद्र, सभी लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोगों का रिवीजन कैसे चल रहा है। राजेंद्र, रमा, रौनक, प्रकाश, विजेंद्र, कुणाल, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे से बच्चों कैसे हो आप सभी? जल्दी से एक बार बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जैसा कि आप जानते हैं, कल मैंने लोकसभा अध्यक्ष के कार्य आपको बताए थे कि उसका कार्य क्या होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके बारे में प्यारे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी संसद का दूसरा सदन, जिसे आप कहते हैं राज्यसभा। अगर आपने संसद को अच्छे से पढ़ लिया तो विधानमंडल पढ़ना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बस कुछ चीजें वहां पर चेंज होंगी और बाकी एज इट इज चीजें यही रहेंगी। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और बहुत अच्छे से आपको सुनना है। देखिएगा जरा, यहाँ पर बहुत अच्छे से बातों को सुनना है। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मैं राज्यसभा की बात करती हूँ तो देखिएगा जरा, यहाँ पर राज्यसभा, अगर राज्यसभा की हम इसमें बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। ठीक है, सेकंड हाउस है। क्यों है सेकंड हाउस? क्योंकि फर्स्ट हाउस तो लोकसभा है और इसमें क्या होता है, इसमें प्यारे बच्चों, इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर मैं आपको लिखकर इसको बताऊं तो आर्टिकल नंबर 80, इसमें क्या दी गई है आपकी? राज्यसभा, इसमें दी गई है राज्यसभा। और प्यारे बच्चों, ये राज्यसभा जो होती है ये आपका कैसा हाउस होता है? एक तो ये उच्च सदन होता है, यानी कि अपर हाउस होता है। और लोअर हाउस कौन सा होगा? लोअर हाउस होगा आपका लोकसभा। ठीक है, अपर हाउस होता है। साथ साथ प्यारे बच्चों, ये एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन यानी कि मैं कह सकती हूं कि ये एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट हाउस यानी कि ये कभी खत्म नहीं होता। दूसरा प्यारे बच्चों, ये आपका संसद का द्वितीय सदन यानी कि सेकंड हाउस होता है। द्वितीय सदन होता है यानी मैं कह सकती हूं कि सेकंड हाउस। ठीक है, वही लिखा हुआ है वहां पे। देखिएगा कि ये संसद का द्वितीय या उच्च सदन है, यानी कि आपका लोअर हाउस, निम्न सदन कौन होगा? ध्यान रखना, यही मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि आपका जो निम्न सदन होगा वो होगा लोकसभा। निम्न सदन यानी कि जो लोअर हाउस होगा वो होगा प्यारे बच्चों लोकसभा। ठीक है, लोकसभा होगा। और आपका लोकसभा कैसा? अस्थायी सदन। अस्थायी सदन कौन होगा? अस्थायी सदन, तो आप कहेंगे कि अस्थायी सदन जो होगा वो होगा लोकसभा, क्योंकि लोकसभा हर 5 साल पे बनता है। अस्थायी सदन होता है यानी कि टेम्परेरी हाउस होता है। ठीक है, टेम्परेरी हाउस, ये आपको ध्यान रखना है। कौन होता है प्यारे बच्चों? लोकसभा। उसके बाद में ये आपका प्रथम सदन होता है। लोकसभा में अगर पूछा जाए कि प्रथम सदन कौन है तो आंसर करोगे लोकसभा। ठीक है, फर्स्ट हाउस। और सेकंड हाउस कौन है? तो राज्यसभा। तो फर्स्ट हाउस प्यारे बच्चों ये है आपका लोकसभा। ये आपके लोकसभा के बारे में है। ठीक है, उसके बाद अगर हम राज्यसभा की बात करें तो प्यारे बच्चों, राज्यसभा को कहा जाता है राज्यों का सदन। राज्यों का सदन इसको कहते हैं, राज्यों का सदन। हाउस ऑफ स्टेट्स इसको कहा जाता है। हाउस ऑफ स्टेट्स इसको कहा जाता है, इसीलिए, या फिर इसको कई बार या और इसे राज्य की परिषद भी कहते हैं। राज्य की परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी इसी को कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है। तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। हाउस ऑफ द पीपल यानी कि जनता का सदन इसी को कहा जाता है। इसे प्यारे बच्चों प्रसिद्ध सदन यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको फेमस हाउस भी कहा जाता है।
ठीक है, फेमस हाउस इसी को कहा जाता है। इसी को प्यारे बच्चों जनता का सदन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता का सदन, ये दोनों क्या कहा जाता है? लोकसभा को। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज रहना है। ये सब आपको मैंने बता दिया है। मैम जो हमें लिखना है उस पर टिक लगा दिया करो, आपको केवल वो लिखना है सूरज जो मैं बोर्ड पर लिख रही हूं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बोर्ड से लिखना है। ठीक है, और आपको मैंने बताया था कि ये जो राज्यसभा है, ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा। अब ये जो राज्यसभा होती है थोड़ा देख लीजिएगा। अगर मैं राज्यसभा के बारे में अगर बात करती हूँ, ठीक है, पहले तो इस फर्स्ट स्लाइड के बारे में मैंने आपको बताया। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या क्या लिखेंगे, उधर देखो इंग्लिश भी लिखी हुई है, तो इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये नोट करना है। अब मैं बार बार थोड़ी बोलूंगी कि नोट करना है। विजय जी आप प्लीज, भाई मैं इस क्वेश्चन से और इस बात से अब इरिटेट होने लगी हूं कि आप लोगों को एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि आर्टिकल सीक्वेंस में नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। भाई पढ़ाने का तरीका एकदम अलग होता है। अगर मैं सीक्वेंस में पढ़ाऊंगी तो कहां राष्ट्रपति है कहां संसद है आपको पता ही नहीं चलेगा। भाई संसद के आर्टिकल अलग हैं, राष्ट्रपति के आर्टिकल अलग हैं, सुप्रीम कोर्ट के अलग हैं, हाई कोर्ट के अलग हैं। सीक्वेंस में कैसे पढ़ा सकते हैं आप? खुद इतना सेंस तो आपको खुद से लगाना चाहिए कि सीक्वेंस में आर्टिकल्स नहीं पढ़ाए जा सकते। चैप्टर के हिसाब से आर्टिकल्स पढ़ाए जाएंगे, ना कि आर्टिकल्स के हिसाब से चैप्टर पढ़ाया जाएगा। फिर ऐसे तो पहले राष्ट्रपति खत्म शुरू होगा, फिर उसको बीच में रोकना पड़ेगा, फिर उपराष्ट्रपति शुरू करना पड़ेगा, फिर उसको बीच में रोकना पड़ेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को शुरू करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होगा बेटा। ये बात मैं डेली डेली आपको क्लास में कैसे समझाऊं बताइए? और आपको मैंने बोल दिया है, आपको मैंने बोल दिया है कि बेटा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हम चाहकर भी 1 2 3 4 5 6 आर्टिकल 52 तक मैंने सीक्वेंस में पढ़ाया है, लेकिन सीक्वेंस में आगे नहीं पढ़ा सकते। पढ़ाने का तरीका अलग होता है, आपको यह बात समझनी होगी। और उसके बाद में मैंने आपको कई बार बोल दिया है कि मैं आपको जो है वो दे दूंगी, मतलब आपको पीडीएफ दे दूंगी सीक्वेंस आर्टिकल्स की, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। आप डेली डेली बेटा यही कमेंट करते हैं। सोच के देखिए कि आप एक बात अगर डेली अगर कोई आपसे कहे तो आपको कितनी इरिटेशन होने लग जाएगी, बताइए। आप डेली वही बात करते हैं, मैं हाथ जोड़ जोड़ के थक गई आपके सामने, और फिर कुछ समझाओ तो मैम आप गुस्सा हो जाते हो। आपको कुछ कहना भी तो अपराध है, दिक्कत तो ये भी है। जनता का सदन लोकसभा को कहते हैं, लोकसभा। ये मैंने लोकसभा में भी बताया, इसका मतलब पीछे का रिवीजन नहीं चल रहा है। मैम हम केवल क्लास में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नोट्स को उठाकर भी नहीं देखते हैं, ये क्वेश्चन ही बता देते हैं। ठीक है, इसको आपको लिखना है। उसके अलावा यहाँ पीडीएफ से मैं आपको बता चुकी हूं, इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। पीडीएफ से क्या क्या लिखना है, पीडीएफ से क्या क्या लिखना है मैं टिक कर देती हूं एक बार। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं, ये सदस्य राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पीडीएफ से ये लिखना है, क्लियर है? पीडीएफ से ये लिखना है। उसके बाद आपको देखिएगा यहां पर, इट कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट्स, दीज मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट एंड द यूनियन ऑफ टेरिटरीज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे क्या लिखा है। अब आपका मैं बताऊंगी कि राज्यसभा का गठन कैसे होता है, और राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। अब बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों और बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से, ठीक है। देखिएगा जरा यहां पर, अगर मैं आपसे बात करती हूं अगेन आर्टिकल 80, तो इसमें क्या है, राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा।
मतलब राज्यसभा कैसे बनती है। ठीक है, राज्यसभा कैसे बनती है। तो प्यारे बच्चों, लोकसभा भी सदस्यों से बनती है और आपकी जो राज्यसभा है इसका गठन भी कैसे होता है, सदस्यों से। किससे होता है प्यारे बच्चों, मेंबर्स से, सदस्यों से बनती है। अब इसमें पहले बात करते हैं मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स यानी कि मैं कह सकती हूं आपके अधिकतम सदस्य, अधिकतम सदस्य। ठीक है, तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, ध्यान से। मैक्सिमम मेंबर्स इसमें हो सकते हैं 250, ये मैक्सिमम है, जिसमें प्यारे बच्चों 238 और आपके 238 आएंगे स्टेट्स प्लस यूटी से। ठीक है, और 12 होंगे प्यारे बच्चे नॉमिनेटेड, 12 होंगे आपके यहां पर मनोनीत। और मनोनीत कौन करेगा राज्यसभा में इन्हें, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। कितने प्यारे बच्चों, आप कहेंगे मैम 12। और ये जो नॉमिनेशन होगा प्यारे बच्चों, ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 80, अनुच्छेद 80 में होगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, ये आपके मैक्सिमम है। ठीक है, अब ये जो 12 मेंबर्स होते हैं, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये आपके कला से होते हैं, ठीक है, साहित्य से होते हैं, उसके अलावा प्यारे बच्चों विज्ञान से आते हैं। ठीक, उसके अलावा प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं तो और कहां से आते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से, समाज सेवा। ठीक है, जिसमें हम बोलेंगे आर्ट और आपका लिटरेचर, लिटरेचर, साइंस और प्यारे बच्चों सोशल सर्विस, सोशल सर्विस। ठीक है, ये मैक्सिमम है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मैम वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान बताइए, प्रेजेंट का जिक्र कीजिए, तो प्रेजेंट में प्यारे बच्चे यहां पर लिखिएगा 245 मेंबर्स, 245 सदस्य हैं। ठीक है, जिसमें से आपको 12 इसमें से जब माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो मैम तब यहां पे बच जाएगा 233। क्यों माइनस किया 12, क्योंकि 233 आते हैं आपके स्टेट्स प्लस यूटीज से, प्लस यूटीज, और आपके 12 होते हैं नॉमिनेट यानी कि मनोनीत। और कौन करता है, राष्ट्रपति। तो आपका ये प्रेजेंट का है। ठीक है, आपका ये प्रेजेंट का है, ये सदस्य होते हैं। अब प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके 233 हैं, इसमें से 28 स्टेट्स से आते हैं। ठीक है, 28 के 28 राज्यों से इसमें प्रतिनिधि आते हैं, लेकिन केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ही विधानसभाएं हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है, दिल्ली, पुदुचेरी और प्यारे बच्चों आपका यहां पर जम्मू कश्मीर। इसमें आपके ये जो 233 हैं, इनमें आपके 28 के 28 राज्यों से प्रतिनिधि आएंगे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों से। और वो क्यों प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों इसलिए क्योंकि यहां पर केवल 3 ही केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं, 3 ही केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है।
ठीक, यह आपको पता होना चाहिए। यहां तक बात समझ आई। अगर मैक्सिमम मेंबर पूछेगा तो 250 हो सकते हैं, मतलब 250 से ज्यादा नहीं हो सकते। और अगर प्रेजेंट में पूछेगा तो आपके 245 हैं। ये वर्तमान में है और ये आपके मैक्सिमम है। 12 मेंबर्स कहां से आते हैं, इन्हें कौन नॉमिनेट करता है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। ये आपके राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। अब देखिएगा आगे, स्लाइड पर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। देखिए जरा यहां पर सबसे पहले जो अंडरलाइन, राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है। आपको ये वाला नोट करना है, आपको स्लाइड को नोट नहीं करना है। पहली स्लाइड से क्या नोट करना था, मैंने बता दिया था कि जो पहली वाली स्लाइड है उससे आपको वो नोट करना है जो मैंने लगाया है। अब ये वाली जो स्लाइड है इससे कुछ नोट क्यों नहीं करना मैम, क्योंकि सारी की सारी चीजें यहां लिख दी हैं मैंने। ठीक है, सारी की सारी चीजें हमने यहां लिख दी हैं। 2 सदस्य, अंकित आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप 2 सदस्य किसकी बात कर रहे हैं, कौन से 2 सदस्य, कौन से 2 सदस्य? ठीक है, यह आपको मैंने बताया, ये सब यहां लिखा हुआ है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। मैं जो हाथ से लिख रही हूं आपको केवल वही लिखना है, सदस्यों का निर्वाचन। पीडीएफ को केवल रखिए पढ़ने के लिए। सदस्यों का निर्वाचन इंग्लिश में लिखेंगे इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स। सबसे पहला देखो यहां पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसा इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों वोटर्स, मतदाता कौन होगा, तो जनता तो होगी नहीं, वो होंगे आपके इलेक्टेड एमएलएज, इलेक्टेड एमएलएज, निर्वाचित विधायक, निर्वाचित विधायक, निर्वाचित विधायक। देखो लिखा है राज्यसभा में राज्यों व संघराज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, यानी कि इलेक्टेड एमएलएज। बेटा अगर लॉन्ग में लिखना है तो इसको लिख सकते हो और शॉर्ट में लिखना है तो इसको लिख सकते हो। और इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, एक मिनट, अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस की, तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस प्यारे बच्चों आपके एक ही मेथड से होते हैं जो मैंने आपको बताया है। राष्ट्रपति में आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यहां लिख दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, स्पोर्ट्स जो आता है आपका बेटा वो कला में आता है। आर्मी लवर्स, स्पोर्ट्स को कला में ही काउंट किया जाता है। एंग्लो इंडियन यहां नहीं होते, एंग्लो इंडियन लोकसभा में होते हैं ना कि राज्यसभा में। एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेट होते हैं वो लोकसभा में अब होते नहीं हैं, होते थे, उसको खत्म कर दिया गया है। तो इसका इलेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट। ठीक है, आप बताइए यहां पर। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स। विवेक जी डलवा दूंगी, अभी मैं थोड़ा बिजी चल रही हूं। ठीक है, मेरी मैराथन है, अभी मैं उसमें बिजी हूं, इसलिए मैं अभी नहीं डलवा पा रही हूं। मैं डलवा दूंगी आपको।
अब ये बताओ, यहां तक बात समझ आई? और लोकसभा का इलेक्शन कैसा था? डायरेक्ट, यहां इनडायरेक्ट। लोकसभा में वोटिंग कौन कर रहा था? आप। यहां पे वोटिंग कौन कर रहा है? एमएलएस। कौन से एमएलएस? आपके इलेक्टेड एमएलएस। ठीक है विजय जी, थोड़ा पेशेंस रखिए, सब बताऊंगी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। यहां तक बात समझ आई? अब बात कर लेते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल। आखिर राज्यसभा का कार्यकाल, इसको मैं यहीं से बता दूंगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी शॉर्ट नहीं कर सकती, मैं हाथ से भी वही चीज लिखूंगी। तो आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, आराम से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो प्यारे बच्चों, राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। जी हां, ओनली एमएलए वोट करते हैं। देखिए, कार्यकाल यानी कि टेन्योर, ये आपको लिखना है, ये वाला जो मैं बता रही हूं। संविधान के आर्टिकल 83 के 1 में क्या दिया गया है? कार्यकाल। और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब है कि ये एक परमानेंट हाउस है। परमानेंट अगर कोई भी चीज होती है तो वो खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, यह कभी भंग नहीं होती, इसे कोई डिसॉल्व नहीं कर सकता। कार्यकाल आपके राज्यसभा के सदस्यों का है, ध्यान रखना। ये कार्यकाल किसका बता रही हूं? राज्यसभा सदस्यों का। राज्यसभा सदस्यों का। राज्यसभा सदस्यों का। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो कार्यकाल होता है, ये राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। क्यों नहीं होता मैम? लोकसभा का तो होता है, क्योंकि लोकसभा अस्थायी सदन है और ये एक स्थायी सदन है। लोकसभा भंग हो सकती है लेकिन ये कभी भंग नहीं होती। ये देखिएगा, इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार हर सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है। प्यारे बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि जैसे आपके 245 वर्तमान में सदस्य हैं, तो 245 के 245 नहीं होते, 245 के 245 सदस्य एक साथ यहां पे अवकाश नहीं लेते, मतलब एक साथ जो है उनका कार्यकाल खत्म नहीं होता, बल्कि 243 में से 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 मेंबर्स जो होते हैं, वो एवरी 2 ईयर्स यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश लेते हैं। फिर उतने ही सदस्य आ जाते हैं, 1/3 उतने ही आ जाते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य केवल कितने? जैसे मैं आपको प्लेन स्लाइड पर भी इस पॉइंट को क्लियर कर सकती हूं। जैसे टोटल 245 हैं, तो 1/3 सदस्य केवल आपके यहां से अपना अवकाश लेंगे, मतलब अपना यहां से कह सकते हैं कार्यकाल पूरा करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर सिंपल पूछा जाएगा कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य, जिसे प्यारे बच्चे आप एमपी कहते हैं, ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को एमपी ही कहते हैं। और ये आपका जो एमपी होता है, अगर इसका सिंपल कार्यकाल पूछोगे, अगर आप सिंपल टेन्योर पूछोगे तो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। और प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या करते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण, प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण, 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण, अवकाश ग्रहण। ठीक है, 1/3 मेंबर्स, इस तरीके से इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यानी थोड़े थोड़े सदस्य जाते रहते हैं, सारे सदस्य एक साथ नहीं जाते। जैसे आपने स्कूल देखा है, आप स्कूल में पढ़कर आए हो, तो जिस स्कूल में आप पढ़े हो, क्या वो खत्म हो गया आपके आने से? आप कहोगे नहीं मैम, वो स्कूल कंटिन्यू चल रहा है। हम वहां से हटे, दूसरे स्टूडेंट आ गए, दूसरे हटेंगे, तीसरे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो इसी तरीके से आपका राज्यसभा है, इसमें सदस्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ये कभी भंग नहीं होती। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 6 वर्ष पर होता है।
यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर यहां तक? बात समझ आई? अब मैम ये जो लोग होते हैं, जैसे राज्यसभा के सदस्य अगर 6 साल से पहले अपना त्यागपत्र देना चाहें, अपना रेजिग्नेशन देना चाहें, तो प्यारे बच्चे राज्यसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे? सभापति को देते हैं, चेयरमैन को देते हैं। ध्यान रखिएगा, किसको देते हैं? चेयरमैन को। और आपने मैम अभी तक हमें नहीं बताया कि अगर लोकसभा सदस्य इनका भी मैं यही बता देती हूं। लोकसभा सदस्य जो अपना त्यागपत्र देते हैं प्यारे बच्चों, वो लोग देते हैं आपके अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनको देते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर? बेटा क्लास को कंटिन्यू करो शिव कुमार, तब आंसर मिलेंगे। मैं डेली आपको वही चीजें नहीं बता सकती, मुझे माफ कीजिएगा। आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, आपके क्वेश्चन ही ये बता देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। आपका आ गया यहां पर सभापति और उपसभापति। अब ध्यान से सुनना, एक आपने पढ़ा था चेयरमैन और एक आपने पढ़ा था स्पीकर, एक आपने पढ़ा था डेप्यूटी स्पीकर। अब प्यारे बच्चों, आप जो पढ़ने जा रहे हो वो पढ़ रहे हो चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। इन दोनों के बारे में, सभापति और उपसभापति के बारे में आर्टिकल 89 से लेकर 92 तक है। 89 से लेकर 92 तक है। हाँ बेटा, जब 2 साल बाद 1/3 चले जाते हैं तो उतने ही मेंबर फिर इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है? तो ये सभापति उपसभापति, जैसे लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, ऐसे ही राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। लेकिन यहां कुछ डिफरेंस होता है और ये सब मैं आपको लिखकर बताऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आए। मैं यहां लिखूंगी पूरा पीडीएफ से खत्म होने के बाद हाथ वाला। देखो, अगर पहले मैं बात करूं सभापति की, तो जल्दी बताओ राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? अगर मैं चेयरमैन की बात करती हूं तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो सभापति कौन होता है यहां पर? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति। और मैंने आपको बताया कि सभापति जब उपराष्ट्रपति होंगे तो ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ठीक है, दोनों में डिफरेंस करते जाइएगा। इधर लिखिए और इधर लिखिए प्यारे बच्चों, उपसभापति। उपसभापति लिखिएगा वाइस चेयरमैन, लिखिएगा वाइस चेयरमैन, लिखिएगा राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं। क्लियर है? यहां लिखिएगा इनका निर्वाचन होता है, यहां लिखिएगा इन्हें राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाता है, अपने में से चुना जाता है, चुना जाता है। चुना मतलब चूज जाता है,
जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जा रहा था, ऐसे ही यहां पर राज्यसभा इन्हें चुनती है। राज्यसभा के द्वारा ये चुने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, इनका कार्यकाल, इनका जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? 5 वर्ष। इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल, इनका टेन्योर, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर हैं तो 6 वर्ष होता है, 6 इयर्स। फिर ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को देते हैं। यहां लिखिएगा, ये अपना त्यागपत्र सभापति को देते हैं। और सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। तो सभापति का इलेक्शन होता है उपराष्ट्रपति के रूप में और इनका इलेक्शन होता है राज्यसभा के सदस्य के रूप में। और फिर राज्यसभा सदस्य ने अपने में से चुनते हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे और क्या क्या, वहां पे दोनों सेम थे यहां, लेकिन दोनों थोड़ा अलग अलग हैं। अब बात आती है कि मैम पहले बताइए उपसभापति को कैसे हटाते हैं। उपसभापति को कैसे हटाया जाता है, यह प्रश्न पूछा जाएगा। हटाया जाता है तो बेटा दोबारा नहीं बताऊंगी, उपराष्ट्रपति में बता चुकी हूं। जैसे सभापति को, जैसे सभापति को हटाया जाता है वैसे ही, यानी प्यारे बच्चों, जैसे आपने उपराष्ट्रपति यानी सभापति को हटाया था वैसे ही उपसभापति को भी हटाया जाता है। ठीक है, वैसे ही किसको हटाया जाता है? सभापति को। जैसे आपने हटाया था, मैंने बताया था ना कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं, तो उपराष्ट्रपति ही तो यहां पे सभापति हैं, तो जैसे उन्हें हटाया जाएगा वैसे ही उपसभापति को। कैसे मैम? 14 दिन का नोटिस, राज्यसभा में प्रस्ताव, प्रस्ताव पर चर्चा, फिर साधारण बहुमत से हटाया जाएगा और लोकसभा की सहमति। ये सब मैंने उपराष्ट्रपति में लिखवा दिया है। तो दोनों का पता चल गया, दोनों कैसे हटते हैं। ठीक है, सभापति का ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं। आगे फिर बात आती है कि आपके उपसभापति के कार्य। चलो अब कार्य अगली स्लाइड पे लिखते हैं। पहले यहां पर देखिएगा सभापति के कार्य, सभापति के कार्य, फंक्शन ऑफ चेयरमैन, फंक्शन ऑफ चेयरमैन। ध्यान से देखना, पहला राज्यसभा की बैठकों की, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, जैसे लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक है, दूसरा सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व होता है। तीसरा असंसदीय भाषा के, असंसदीय भाषा, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज
असंसदीय भाषा के प्रयोग पर सदन में रोक लगाते हैं। सदन में रोक लगाते हैं। असंसदीय भाषा मतलब मैम, असंसदीय भाषा का मतलब है कि भाई आपको एब्यूज नहीं करना है, गाली नहीं देनी है, ठीक है, गाली नहीं देनी, एब्यूज नहीं करना है, एक दूसरे के साथ जो है बदतमीजी से बात नहीं करनी है, वही होती है असंसदीय भाषा, ठीक है, यानी आपको मैनर्स में रहना है। चौथा लिखिएगा, दल बदल के आधार पर, दल बदल के आधार पर सदस्य की निर्योग्यता, सदस्य की, सदस्य पर निर्योग्यता, निर्योग्यता यानी कि डिस्क्वालीफाई, ठीक है, निर्योग्यता के प्रश्न का निर्धारण, निर्धारण करते हैं। उसके अलावा लिखिएगा, मत बराबर, मत बराबर आने पर निर्णायक मत का, निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। बस ये हो गया, ये मेन है, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं आएगा। उसके बाद उपसभापति का कार्य, फंक्शन ऑफ वाइस चेयरमैन, जब सभापति का पद किसी कारण रिक्त हो या वे अपने पद पर अनुपस्थित हो, अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट, तब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, हाथ से लिख दिया है, एक एक पॉइंट आपको बता दिया है, ठीक है। निर्णायक मत को क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट। बेटा रेगुलर क्लासेस देखें, रेगुलर क्लासेस देखें,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, एक बार आपने हाथ से पढ़ लिया, अब आप पीडीएफ से रिवाइज कर लो। 89 में अगर मैं बात करूं तो आपका क्या दे रखा है, कार्यकाल। ये तो मैं ये एक मिनट यहां पे ये ठीक करना बेटा, पीडीएफ में करेक्शन। चलो यहां देखो, 89 के अनुसार राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति का पद रिक्त होने पर उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। बता दिया है। उसके पहले आपको ये चेयरमैन होता है, एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन होता है, बता दिया है। ये आपके उपसभापति कहां से आते हैं। फिर देखेगा, उपसभापति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव, यानी कि ये बात कर रहा है साधारण बहुमत की, यानी कि ये बात कर रहा है सिंपल मेजॉरिटी की। और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब आपको पता है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50% प्लस 1। ठीक है, हटाया जा सकता है। उपसभापति किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख सभापति को संबोधित कर सकते हैं अपना त्याग पत्र। ये सब मैंने आपको साधारण शब्दों में लिखवाया है। ठीक है, पीडीएफ भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वही जाएगा जो आपको वही लिखना है जो मैंने बोर्ड पर लिखा है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे आपका एक अगला टॉपिक शुरू होगा। अब आप फिलहाल यहां देख लीजिए, कविता मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूं। ठीक है मैम, राष्ट्रपति सिर्फ मरने पर ही कार्यवाहक पद पर ही कार्य काम कर सकते हैं, और किसी कौशलेंद्र जी कब कब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ये मैंने राष्ट्रपति में बताया है। अतुल सिंह जी, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, जितना मैंने आपको बताया है केवल उतना याद करिए, क्योंकि जितना आप डीप में घुसेंगे फिर उतना कंफ्यूजन होगी। जी हां, परेशान इसलिए करते हैं क्योंकि मैं इनकी सुनती हूं। जिस दिन इनका सुनना बंद कर दूंगी उस दिन ये परेशान भी करना बंद कर देंगे। कुणाल श्रीवास, मैं कई बार बता चुकी हूं कि मनोनीत का मतलब होता है कि एक नाम सीधा राष्ट्रपति को दे दिया जाता है और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को मनोनीत कर देते हैं। ये मैं कई बार बता चुकी हूं, कई बार कुणाल, आज की क्लास नहीं, कई बार। ये सब मैंने आपको लिखकर बता दिया है। अब आपका एक टॉपिक शुरू होगा जिसमें मैं पहले टॉपिक का नाम लिखना चाहूंगी, और वो टॉपिक है लोकसभा या राज्यसभा सदस्यों की रिक्ति की पद रिक्ति। और इनकी जो पद रिक्ति है प्यारे बच्चों, वो आर्टिकल 101 में है। ये बात मैंने कल भी बताई थी। लेकिन अब पद रिक्त कब कब होता है, तो पहला, जब ये लोग त्याग पत्र देते हैं, त्याग पत्र के कारण। ठीक है, रेजिग्नेशन के द्वारा इनकी पोस्ट वैकेंट हो सकती है। दूसरा, जब इनकी मृत्यु हो जाए या इन्हें पद से हटा दिया जाए। ठीक है, तब भी इनकी सीट खाली हो जाएगी। तीसरा, और क्या कारण हो सकता है, जब इन्हें निर्योग्य घोषित कर दिया जाए। निर्योग्य यानी कि इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, निर्योग्य घोषित कर दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, तब भी इनका पद खाली हो जाएगा। या फिर चौथा,
दल बदल कानून लागू हो जाए, दल बदल कानून लागू हो जाए। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है? आगे देखिए, पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 101 के 4 में, इसमें क्या कहा गया है, ध्यान से, संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य, ये आपको लिखना है, ये लिखना है और फिर ये लिखना है, कोई सदस्य सदन की बैठक में 60 दिन से अधिक लगातार सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जैसे एक ए नाम के व्यक्ति हैं और ये एमपी हैं। अब ये किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, या फिर अगर ये एमएलए भी हैं, या फिर अगर ये एमएलसी भी हैं, अगर ये लगातार 60 दिनों तक बिना किसी को इन्फॉर्म किए, बिना किसी को सूचना दिए एब्सेंट रहते हैं तो इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ये मान लिया जाएगा कि इन्होंने अपनी मेंबरशिप को छोड़ दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए कि 60 दिन, जैसे अगर तुम भैया 1 महीने लगातार स्कूल नहीं जाओगे, तुमने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, स्कूल वाले तुम्हारे घर फोन कर रहे हैं, तुम फोन भी नहीं उठा रहे, तो फिर प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, आपकी सदस्यता खत्म हो सकती है, आपकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। मतलब आप स्कूल से, आपका नाम काटा जा सकता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। वॉइस प्रॉब्लम बेटा, यहां से तो सब सही है, आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? 1 मिनट रुको। बेटा आप देखिएगा, आप देखिएगा, आप बताइए जरा एक बार कमेंट करके। आप बताइए अभी ठीक है या नहीं? अब ठीक है, अब क्लियर है साउंड? ठीक है, चलिए। तो मैं ये कह रही हूं 60 दिन, आपसे कोई पूछे कि किसी की सदस्यता कितने दिन की छुट्टी पर खत्म होगी, तो आप कहोगे 60 दिन की छुट्टी अगर विदाउट इंफॉर्मेशन ली हो, इंफॉर्मेशन देकर ली हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन देकर ली हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। फिर आपका आता है, आपके जो एमपी, एमएलए और एमएलसी होते हैं, इनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, कुछ इनको प्रिविलेज यानी कि स्पेशल राइट्स होते हैं, वो भी आपको पीडीएफ से ही पढ़ना है। संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको यहां कंफ्यूजन हो रही है तो आप इस पॉइंट को अगर हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि निर्योग्य घोषित करना मतलब हटा देना। ठीक है, इतना लोड मत लिया करो दिमाग पर। अब विशेषाधिकार क्या होता है, ध्यान से सुन। अब विशेषाधिकार क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। पहला, आर्टिकल 105 में इनके विशेषाधिकार हैं। पहला, इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, मेरी क्लास होगी, मेरी क्लास कल होगी, बिल्कुल होगी, 100% होगी,
और सेम टाइम पर होगी। अभी भी आवाज में दिक्कत हो रही है क्या? एक मिनट रुक जाइए, मैं चेक करवाती हूं। तुम ऐसे करते करते ना 55 कर देते हो। अब इसको पढ़ लो, पढ़ लो, यहां पे ध्यान से पढ़ लो। नो प्रॉब्लम मैम, वॉइस ओके है। पता नहीं कैसे होता है। देखो, संसद सदस्यों को संसद के अधिवेशन यानी कि जब उसके सेशन चल रहे होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों की बात है ये, लोकसभा या राज्यसभा, अगर इनकी बैठकें चल रही हो, ठीक है, तो अधिवेशन के 40 दिन पहले या पश्चात किसी सिविल मामले में, और सिविल मैटर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको आर्टिकल 44 में समझाया है, ठीक है। सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यह छूट आपराधिक मामलों में प्राप्त होगी। ध्यान से सुनना, फिर से ये कह रहा है कि अगर कोई मेंबर है तो उसे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, ठीक है, किसके? अधिवेशन के, यानी जब बैठक होने जा रही है तब की बात हो रही है कि 40 दिन पहले या 40 दिन बाद सिविल मैटर्स में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में अरेस्ट किया जा सकता है। आपको ये छूट जो दी गई है एमपीज को, आपको नहीं एमपीज को, ये जो छूट दी गई है ये किस में दी गई है? तो प्यारे बच्चों, ये छूट एमपीज को दी गई है केवल और केवल आपके सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में नहीं। अगर आप किसी को मार दोगे तो अरेस्ट किया जाएगा, किसी के साथ मारपीट करोगे तो भी एमपी को अरेस्ट किया जाएगा। और प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका ये जो 40 दिन पहले और बाद वाला जो आपका छूट है वो सिविल मैटर्स में है, ना तो बैठक के 40 दिन पहले ना बैठक के 40 दिन बाद। सिविल मैटर्स में किसी को भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्रिमिनल मैटर्स में किया जा सकता है। एक और छूट होती है इनको, किसी संसद सदस्य को संसद के अधिवेशन के दौरान, यानी जब बैठकें हो रही हैं, यथा स्थिति अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि कोई एमपी वो किसी केस में प्यारे बच्चों एविडेंस है, ठीक है, साक्षी है, तो उसे अब गवाही देने के लिए कोर्ट को उसकी जरूरत है। लेकिन बेटा अगर संसद की बैठक चल रही है, अगर संसद की बैठक चल रही है तो इस एमपी को अगर कोर्ट में बुलाया जाएगा, तो अगर ये लोकसभा का सदस्य है तो अध्यक्ष से परमिशन, और अगर ये सभापति का अगर ये राज्यसभा का सदस्य है तो आपके सभापति की परमिशन से ही कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है राहुल सर की क्लास ऑफ है, उसी टाइम क्लास ले लो। चलो, अगर ऐसा होगा तो मैं बिल्कुल ऐसा कर लूंगी, लेकिन ऑफ होनी चाहिए। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि इन्हें किसी भी न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता अगर संसद की बैठक हो रही है। ठीक, यह आपको ध्यान रखना है। यहां तक की बात समझ आई? और प्यारे बच्चों, एमपी को अरेस्ट करने से पहले भी अध्यक्ष को इन्फॉर्म करना होता है अगर वो बैठक में बैठा हुआ है तो। जैसे पुलिस है, बैठक चल रही है, पुलिस अंदर से आके अरेस्ट कर रही है, तो पहले इन्फॉर्म करना होगा स्पीकर को या चेयरमैन को। और मैम अगर बाहर से अरेस्ट करेगी तो फिर अरेस्ट करने के बाद इन्फॉर्म करना होगा। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कल प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे संसद की विधायी प्रक्रिया, और कल क्लास लंबी भी हो सकती है। और अगर क्लास नहीं हुई, क्योंकि मेरी मैराथन क्लास है तो मुझे उसकी तैयारी करनी है, अगर कल क्लास नहीं हुई तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, शाम तक, आज शाम तक शाम की क्लास होगी हिस्ट्री में, उसमें इन्फॉर्म कर दूंगी। आज के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।